नमस्कार। खबरों में बहुत कुछ कही और अनकही रह जाती है। इन परतों को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। मिस्टर एनालाइजर में आज आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गली मोहल्लों में इस तरह का डायलॉग बड़ा आम है, लेकिन ये राजनीति में आजकल बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, खास करके जब आप वायनाड की बात करते हैं, जहां अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी, जिन्होंने राहुल गांधी की 2019 में नींव उखाड़कर फेंक दी थी, उन्होंने यही साबित किया है। हम अमेठी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी को बेदखल करके अमेठी से स्मृति ईरानी अब उनके पीछे पीछे वायनाड पहुंच गई है। नहीं, वो वहां चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन वायनाड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्रन के लिए उन्होंने रोड शो किया, तीखे वार किए और राहुल गांधी के बारे में जो बातें कही उसके बारे में करेंगे विश्लेषण। दूसरा बड़ा मुद्दा, क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी एक बहुत बड़ी पार्टी थी, आज कोई नाम लेवा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कहां 30% के आसपास वोट शेयर था बीएसपी का एक जमाने में, आज 12% भी नहीं है। कहां है मायावती? कैसे बिगड़ रहा है यूपी का समीकरण मायावती के बगैर, या बन रहा है, बताएंगे आपको। इसके साथ साथ हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस में क्या हो रहा है। भाई ऐसी भगदड़ मची है, लगता है जैसे कि कांग्रेस में कोई पार्टी का परचम लेकर चलने वाला बचेगा ही नहीं गांधी परिवार के अलावा। और इसके अलावा हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि हैदराबाद से बाहर निकलकर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या वाकई में एक असरदार मुसलमान नेता हैं, या दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ एक वोट कटवा है। इस पर बात करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे भी। लेकिन आइए सबसे पहले आज बात करते हैं आज की बड़ी खबर पर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिन्होंने 2019 में अमेठी में जीत का परचम लहराया, राहुल गांधी को इस सीट से बेदखल किया और अब अमेठी से उनके पीछे पीछे वायनाड तक पहुंची। 2024 में अभी तक अमेठी को लेकर कौन उम्मीदवार होगा, इसके बारे में कोई भी खुलासा कांग्रेस ने नहीं किया है। राहुल गांधी अमेठी से स्मृति ईरानी के मुकाबले खड़े होंगे या नहीं होंगे, इस पर अभी अस्पष्टता है। लेकिन स्मृति ईरानी ने तय कर दिया है कि राहुल गांधी जहां भी हो वहां वो जाकर उनकी मुखालफत करेंगे। तो आज राहुल गांधी के वायनाड के नॉमिनेशन के बाद स्मृति ईरानी उनके पीछे पीछे वायनाड तक पहुंची। वहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्रन, उनके रोड शो में हिस्सा लिया। रोड शो में बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और खास करके महिला कार्यकर्ताओं की एक अच्छी भीड़ दिखाई दे रही थी। हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहां पर सुरेंद्रन हैं और यह पहला मौका है जब प्रखर तरीके से वायनाड की इस कंस्टिट्यूएंसी में 3 प्रमुख खेमे होंगे, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। वामपंथ दलों से सीपीआई के उम्मीदवार एनी राजा हैं और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी के अध्यक्ष सुरेंद्रन यहां पर राहुल गांधी की मुखालफत कर रहे हैं। और इनके समर्थन में नामांकन के इस पूरे रोड शो के पहले स्मृति ईरानी उनके साथ मौजूद थी। उन्होंने जबरदस्त हमला भी बोला है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को सामने रखा है, याद आ गई 2019 के चुनाव। The issue is, Wayanad was a compulsion for Rahul Gandhi. It was not a matter of choice. He ran from Amethi. He did not make Wayanad his first choice. The question is this. He called Amethi his family. For 5 decades, they abandoned their family. And that is the fate that will await Wayanad if Wayanad starts believing that Wayanad is family for Rahul Gandhi. They have lied before, they will lie again. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ये लाइन राहुल गांधी के लिए बहुत भारी पड़ने जा रही है और वो इसलिए क्योंकि इसी लाइन पर उनका विरोध एनी राजा, जो कि सीपीआई के प्रत्याशी हैं, वो भी कर रही है। हर मंच से एनी राजा यही कहती हैं कि राहुल गांधी के पास वक्त ही कहा है वायनाड की जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझना, उनकी समस्याओं को लेकर लोकसभा में मुखर तरीके से अपनी बातों को रखना। इसके लिए वक्त चाहिए। राहुल गांधी कितना वक्त दे पाते हैं? नहीं दे पाते। और अब जबकि स्मृति ईरानी ये कह रही हैं कि अमेठी को छोड़कर वो भागकर वायनाड में शरण ली
और अगर वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी पर भरोसा जताया और उन्हें लगा कि इस सीट पर अब उनका वर्चस्व बन रहा है, तो फिर वो अमेठी की तरह एक तरह से वायनाड को भी निगलेक्ट करने लगेंगे और कोई भी नाम लेवा नहीं होगा। आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल कैसे अमेठी, जो कि गांधी परिवार का गढ़ रहा है, जहां से सोनिया गांधी से लेकर राजीव गांधी तक ने अपनी उम्मीदवारी रखी, चुनाव जीता। राहुल गांधी भी यहां पर चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन 2019 में अमेठी में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त यानी कि 2019 में स्मृति ईरानी, जो कि राहुल गांधी से 2014 में हारी थी, उन्होंने 55,000 वोट से 2019 में जीत हासिल की थी और एक बार फिर उम्मीदवार के तौर पर उपस्थित हैं। ये तीसरा चुनाव है अमेठी से स्मृति ईरानी का, जहां वो उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं। एक बार हारी, एक बार जीती और इस बार फिर जीत का दम भर रही हैं। दूसरी तरफ अभी तक कांग्रेस ने अमेठी में अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। तरह तरह की अटकलें हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अभी तौल रही है कि क्या राहुल गांधी को अमेठी से उतारा जाना चाहिए या नहीं उतारा जाना चाहिए। लेकिन जब यह स्थिति आ जाती है ऊहापोह की, तो ये बताता है कि गांधी परिवार को और कांग्रेस को खुद अपने जमीनी कार्यकर्ताओं पर यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो फिर उसी भरोसे, उसी विश्वास के साथ राहुल गांधी अमेठी में भी अपनी उम्मीदवारी घोषित करते, या फिर कांग्रेस पार्टी ऐसा करती जब उन्हें इस बात का एहसास होता कि 44% वोट शेयर हासिल करने के बाद भी अगर हार एक बार देखने को मिली, तब भी राहुल गांधी में इतना दम है कि वो अमेठी से चुनाव जीतकर सामने आ सकते हैं। दरअसल हो सकता है यहां अमेठी की बात ही ना हो, कहीं वायनाड के लोग इस बात को लेकर गंभीर हो गए कि राहुल गांधी के लिए वायनाड एक सेकेंडरी सीट है, जहां वायनाड की जनता ने 2019 में उनको तकरीबन 65% वोट शेयर दिया था, तो फिर वायनाड की जनता विमुख हो सकती है और ऐसे में एनी राजा के काफी आगे बढ़ने की उम्मीद है। और खास करके तब जबकि त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। इन तमाम सूरतों को देखते हुए जब आप स्मृति ईरानी के इस करारे प्रहार को देखते हैं, तो फिर इस बात का एहसास आपको हो जाता है कि स्मृति ईरानी लगातार नियमित तरीके से राहुल गांधी को एक परछाई की तरह ट्रैक करती जा रही हैं। जहां जहां राहुल गांधी, वहां वहां स्मृति ईरानी। कैंपेन लगातार वो करेंगी, अपनी अमेठी में भी और शायद वायनाड में भी। इसका प्रमाण उन्होंने आज दिया है। वो वायनाड पहुंची थी, हो सकता है आगे भी वहां पर पहुंचे। तो कुल मिलाकर स्थिति अलग हो सकती है। लेकिन वायनाड, जो कि अभी तक राहुल गांधी के लिए बहुत ही सुरक्षित सीट मानी जा रही है, उसकी वजह क्या है यह आपको हम समझाते हैं। दरअसल वायनाड में जब आप जातीय समीकरण और उसके आधार पर धार्मिक समीकरण देखें, तो स्पष्ट हो जाता है कि वायनाड में अल्पसंख्यक मतदाता 51% है। हिंदू वोटर यहां पर तकरीबन 49% के आसपास है। अल्पसंख्यक मतदाता के बीच में 30% मुसलमान मतदाता हैं और 21% के आसपास ईसाई मतदाता हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इससे काफी ज्यादा फायदा राहुल गांधी के प्रत्याशन को मिलता है, उनकी उम्मीदवारी को मिलता है और ये उनके लिए काफी फायदे की बात है। लेकिन अब खतरे की घंटी स्मृति ईरानी उनके लिए बन गई। आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने। कांग्रेस पार्टी को बीते 24 घंटे में 3 बड़े झटके लगे हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया। संजय निरुपम, जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी के तमाम महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता बहुत परेशान थे, खास करके मुंबई के कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। एक जमाने में राहुल गांधी के विश्वासपात्र माने जाते थे। राहुल गांधी का इतना भरोसा था कि उन्होंने प्रदेश की जिम्मेदारी भी संजय निरुपम पर देने की बात कही थी। इसके साथ साथ गौरव वल्लभ पंत, जो कि भारतीय जनता पार्टी में एक जमाने में बहुत प्रखर हुआ करते थे, प्रवक्ता तो नहीं थे लेकिन उनकी बातों को प्रखरता से सामने रखते थे। उनका पूरा परिवार भी आरएसएस से संबंधित रहा है। उन्होंने कांग्रेस का दामन संभाला, प्रवक्ता के तौर पर मौजूद थे, कांग्रेस की कस्में खाते थे। उन्होंने भी आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। यानी कि 3 बड़े नेताओं ने आज कांग्रेस पार्टी से अपने आप को अलग कर दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि आखिरकार क्या वजह है? क्या वजह है कि लोग कांग्रेस पार्टी को इतने बड़े पैमाने पर छोड़कर दूसरी तरफ यानी कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के किसी भी घटक दल में शामिल हो रहे हैं? अब कहने के लिए तो कांग्रेस विधवा विलाप करते हुए ये कह रही है कि लोग फायदे के लिए, चुनावी फायदे के लिए, पावर के लिए, सत्ता के लिए
भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के घटक दलों में अपने आप को शामिल कर रहे हैं और ये सब थाली के बैगन की तरह है। जहां सत्ता, जहां पे गुड़, वहां पर मक्खी। यही स्थिति बार बार कांग्रेस कहती है कि उन तमाम नेताओं के बारे में। लेकिन सबसे पहले आज जो गौरव वल्लभ पंत ने चिट्ठी लिखी है उसका एक हिस्सा मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि किस तरह का असंतोष लोगों के बीच में है। पंत ने लिखा है कि पार्टी का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरीके से टूट चुका है और यहां वो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। नए भारत की आकांक्षा को बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी न तो सत्ता में आ पा रही है और न ही मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है। बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच में इतनी दूरी है कि उसे पाट पाना अत्यंत मुश्किल हो चुका है। राजनीतिक तौर पर जहां एका होना चाहिए वैसा नहीं है और जब पार्टी में छोटे कार्यकर्ता बड़े नेताओं का अपना सुझाव नहीं दे पाते तो उस पार्टी में सब कुछ खत्म होने लगता है। पतन का ये रास्ता है। ये बातें गौरव वल्लभ ने अपनी इस चिट्ठी में लिखा है। क्या गौरव वल्लभ पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है और इस तरह के आरोप लगाए हैं? मैं आपको यहां पर याद दिलाना चाहता हूं, गुलाम नबी आजाद, उनका पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन कांग्रेस में बीता। विश्वास प्राप्त रहे इंदिरा गांधी के भी, राजीव गांधी के भी, सोनिया गांधी के भी। लेकिन जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उन्होंने क्या कहा? ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी पार्टी एक आला कमान कल्चर से जूझ रही है और ये तमाम लोग पूरे कांग्रेस में साइकोफेंसी है। राहुल गांधी बिना किसी जिम्मेदारी के पार्टी को चलाते हैं, किसी जिम्मेदार ओहदे पर है नहीं, लेकिन पार्टी में चलती उनकी है। चलिए, हो सकता है गुलाम नबी आजाद बहुत दुखी रहे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ही नहीं रहे, उनके पिता भी बहुत वरिष्ठ नेता रहे थे। राहुल गांधी के अनन्य मित्रों में से थे। उन्होंने जब पार्टी छोड़ी, कांग्रेस पार्टी, उन्होंने क्या कहा? मौका नहीं मिलता है लोगों को अपने करियर को आगे बढ़ाने का। राजनीति में अगर आप राजनेताओं को अवसर नहीं देंगे और परिवारवाद इतना हावी होगा कि नेता अपनी जगह नहीं बना सकते, उनकी महत्वाकांक्षा को भी पार्टी अपने साथ लेकर नहीं चले, तो आखिरकार पार्टी का क्या होगा? वही होगा जो अभी कांग्रेस का हो रहा है। संजय निरुपम शिवसेना में थे। शिवसेना छोड़कर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। जब उन्होंने ऐसा किया था तो संजय निरुपम का विरोध कांग्रेस में जबरदस्त हुआ था, खास करके महाराष्ट्र इकाई के द्वारा। संजय निरुपम पर राहुल गांधी ने काफी भरोसा जताया था। यहां तक कि प्रियंका गांधी से भी उनके काफी अच्छे संबंध बताए जा रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आज अपने आप को कांग्रेस पार्टी से अलग करते हुए कहा कि कांग्रेस में 5 पावर सेंटर हैं। सोनिया गांधी जी का एक अलग खेमा है, राहुल गांधी जी का अलग है, प्रियंका गांधी जी का अलग है। ऐसा लगता है जैसे कि हर कोई खेमे में बटा हुआ है और पूरी पार्टी में सिर्फ परिवारवाद की बात चलती है। अगर आप खेमों में एक दूसरे के आसपास नहीं हैं तो फिर आप कहीं नहीं। इसके साथ साथ आज जब गौरव वल्लभ और संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ा तो उसके बाद उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर कांग्रेस पार्टी में हालिया सालों में जो एक निराशा दिखाई देती है और सेक्युलरिज्म के नाम पर गैर सांप्रदायिक जो शक्तियां हैं उनको एकत्रित करने के नाम पर, कहां एक बार बात होती थी कि हम धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात कर रहे हैं, जो कि पंडित नेहरू का पसंदीदा लाइन हुआ करता था, उसमें से धर्म गायब कर दिया गया है। यानी कि धर्म का मतलब आस्था नहीं होता, धर्म का मतलब होता है धर्म संगत राजनीति। और आज ये दोनों नेता इसी बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं कि रामलला मंदिर के निर्माण को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ नेताओं के बयान इस तरह से सामने आए जो देश की जनता को स्वीकार्य नहीं थे। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी रामलला की अयोध्या में, कांग्रेस पार्टी का उसमें शिरकत न करना अपने आप में यह प्रदर्शित कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी राम में अपने विश्वास को जनता के सामने नहीं रख रही। अगर आपको राम में विश्वास नहीं तो आपको किसमें विश्वास है? मंदिर बनवाने का श्रेय किसके पास गया? मंदिर किसने बनवाया, किसने नहीं बनवाया, किसकी सक्रिय भूमिका थी, किसकी नहीं थी, इसका श्रेय लेना एक अलग बात है। लेकिन राम में आस्था
भारतीय राजनीति में ऐसा कौन हो सकता है जो भगवान राम में अपनी आस्था प्रकट ना करे? और इसे लेकर कई लोग अपने विरोध को सामने रख चुके थे। हमने ऐसा देखा कि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता थे जो कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जब बयान सामने आ गए थे तो उन्होंने ऐसा मुनासिब नहीं समझा और अंततः लोकसभा के चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में भी दो फाड़ होता हुआ दिखाई दिया। ऐसे ही कुछ आरोप बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने लगाए। अनिल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही नेता इस तरीके से धर्म को देखते हैं या हिंदुत्व को देखते हैं जो कि अपने आप में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने तो इसे और भी अन्य धर्मों से जोड़ा कि ईसाई धर्म को लेकर पार्टी में बहुत ज्यादा नर्मता है, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर एक कट्टरपन है। ये बातें हम अलग छोड़ देते हैं, लेकिन चलिए, राम में आस्था न होना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को गौरव बल्लभ ने भी और उसके साथ साथ संजय निरुपम ने भी उठाया। अब जरा एक लिस्ट आपके सामने हम रख रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनकी बात हम कर चुके हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह, अपने दम पर इन्होंने पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनवाई थी, जहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी कैंपेन करने तक नहीं गए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह को किस तरीके से पार्टी से बेदखल किया गया, उनकी कितनी बेइज्जती हुई, यह हम सबों ने देखा। और जिस व्यक्ति की वजह से यह सब कुछ हुआ, वो व्यक्ति भी आज कांग्रेस पार्टी में कहीं नहीं है। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री चन्नी थे पंजाब के, वो भी आज कहां हैं, कोई नहीं जानता। रवनीत सिंह बिट्टू, आप जानते हैं, प्रखर नेता रहे हैं, ये भी आज कांग्रेस पार्टी से अलग है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर, इन्होंने भी अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया। सुनील जाखड़, इनका पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी के लिए कस्में खाता रहा था, इन्होंने अपने आप को कांग्रेस पार्टी से अलग कर लिया। गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर के मुद्दे पर और उसके साथ साथ कांग्रेस में हो रही तथाकथित तौर पर तानाशाही को लेकर जो आवाज उठाई, इन्होंने भी अपने आप को अलग कर लिया। उत्तर प्रदेश के एक अच्छे दबंग नेता हैं आरपीएन सिंह, प्रवक्ता के तौर पर भी थे, मंत्री रहे यूपीए सरकार के दौरान, इन्होंने भी अपने आप को अलग कर लिया। जितेंद्र प्रसाद, जो कि अभी वरुण गांधी के ही लोकसभा सीट पीलीभीत से उम्मीदवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़े हैं, जितेंद्र प्रसाद ने अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया। सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस में जाकर शामिल हो गई। सुष्मिता देव असम में एक अच्छी नेता थी, कद्दावर नेता थी और असम में कांग्रेस पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण थी, लेकिन वहां की छोटी राजनीति ने सुष्मिता देव को भी वहां से बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया। असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के ही नेता थे, लगातार कांग्रेस के लिए काम करते रहे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें सामने रखी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उनसे मिलने का वक्त ही नहीं दे रहे थे। मुझसे बात करते हुए उस समय उन्होंने मुझसे कहा था, 20 दिन तक इंतजार करता रहा था अजय, कहां जाऊं, क्या करूं, वहां पर तो लोग कुत्तों को बिस्किट खिलाते हैं। ये बात कितनी सही और कितनी गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन ये उनका कहना था। उन्होंने आज हाल फिलहाल इंटरव्यू में भी बातें सामने रखी। जयवीर शेरगिल, इनसे भी कई बार मेरी बातचीत हुई है, इन्होंने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई जगह ही नहीं है, अच्छे खासे प्रवक्ता थे। नवीन जिंदल, इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को जब सामने रखा, तब जाके लोगों को समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी में है ही नहीं। अशोक चौहान महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहे, बड़े मराठा नेता रहे, कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, दागी रहे, और जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कांग्रेस दागदार नेताओं को अपने पास ले रही है। अरे भाई, सवाल ये उठता है कि अगर दागदार नेता थे तो आपके पास क्या कर रहे थे, आपने क्यों नहीं बाहर निकाला था? बॉक्सर विजेंद्र सिंह, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो इस तरह से लिस्ट बड़ी ही लंबी है, बहुत लंबी है। अब अगर आप राजस्थान की बात करें तो जिस तरीके से राजेश पायलट के पुत्र वहां पर अभी मौजूद हैं और वो किसी तरीके से अपने आप को कांग्रेस में बनाए हुए, हर कोई जानता है कि वो किसी भी समय टूट सकते हैं। मिलिंद देवड़ा, उनके पिता कांग्रेस के खजांची रहे थे, पूरे साउथ बॉम्बे क्लब को वो एक तरह से चलाते थे। मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना के साथ अपने आप को सामने रख लिया। बाबा सिद्दीकी, पूरे बांद्रा इलाके में हर कोई जानता है कि बाबा सिद्दीकी का कितना प्रभाव है। आज उन्होंने एनसीपी के साथ अपने आप को जोड़ लिया है, अजीत पवार के गुट को। कहने के लिए हर जगह यह बात कही जा सकती है और कांग्रेस हर बार एक ही राग आलापती है। ये तमाम लोग वो हैं जो हमारे यहाँ बहुत फायदे पा रहे थे, अब इन्हें फायदा नहीं मिल पा रहा है। फायदा पाने के लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के घटक दलों से हाथ मिला लिया। भाई, आपके यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो ये बात है।
हर कोई यही बात क्यों कह रहा है कि गांधी परिवार और गांधी परिवार की सोच के अलावा अगर आप कांग्रेस से बात कर रहे हैं तो वहां पर कहीं कुछ होता नहीं। तो मुख्य वजह क्या है? आखिरकार क्यों इस तरीके से स्थिति खराब हो रही है? तो सबसे पहली बात यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी में आपका अस्तित्व बना रहे तो उसके लिए आवश्यक है कि या तो आप सोनिया गांधी की गुड बुक में हो, या फिर राहुल गांधी के गुड बुक में हो, या फिर प्रियंका गांधी के गुड बुक में हो। अगर इन तीन नेताओं में से किसी एक नेता के गुड बुक में आप नहीं हैं, उनके अच्छे नेताओं की फहरिस्त में आप नहीं हैं, तो आपका पार्टी में होना न होना दोनों बराबर है। दूसरी बड़ी बात, हर कार्यकर्ता को, हर पार्टी के नेता को अपने करियर को, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का एक विचार होता है। कांग्रेस पार्टी में इस विचार को लेकर कहीं कोई बात नहीं होती। हर कोई डिस्पेंसेबल है, हर कोई छोड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर फैसला लेना है तो वो फिर पार्टी के अध्यक्ष या तथाकथित तौर पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो लेते हैं। पार्टी के अध्यक्ष अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद अपना फैसला कितना लेते हैं ये दुनिया जानती है, इसके बारे में टीवी पर कुछ खास कहने की आवश्यकता नहीं। तीसरी बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, कांग्रेस पार्टी आज जनता से पूरी तरीके से विमुख होती चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर अपनी ही पार्टी के फैसलों को, अपनी पार्टी के नेताओं को जस्टिफाई करने में बहुत दिक्कत आती है। ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाते हैं, उन्हें विरोध झेलना पड़ता है और बड़े नेता उनकी बात सुनते नहीं। कार्यकर्ता करें तो क्या करें? कार्यकर्ता उदासीन हैं, कार्यकर्ताओं की बात बड़े नेता सुनते नहीं हैं। बड़े नेता फैसले दिल्ली में बैठकर लेते हैं और दिल्ली में बैठे नेताओं को जमीन पर क्या चल रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में एक और बहुत बड़ी डिस्कनेक्ट की बात है। कांग्रेस पार्टी ने 2014 की शिकस्त के बाद, जब 44 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद से किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले एक ऑल्टरनेटिव कैसे प्रस्तुत किया जाए, विपक्ष का नेता कौन हो, कद्दावर नेता हो, लोगों के बीच में संवाद कर सके, लोगों से कनेक्शन बना सके, कनेक्ट बना सके, लोकप्रिय हो सके, ऐसा एक भी नेता सामने नहीं रखा। राहुल गांधी सबसे बड़े नेता के तौर पर जरूर बढ़ रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन उनका फेलियर रेट जब आप देखें तो इस बात का भरोसा हो जाता है कि शायद वो अपने दम पर, अपने चुनावी रणनीति पर या अपने सलाहकारों के आधार पर बनाई रणनीति पर चुनाव जीतने में सफल रह रहे हैं। ऐसे में उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे। आप सोचिए, आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश की 2 वरिष्ठ सीट, जो बढ़िया सीट जैसे कि रायबरेली और अमेठी, इसके लिए उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हुआ है, जबकि 200 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब स्थिति काफी खराब बनती दिख रही है और जिस बड़े पैमाने पर कांग्रेस से नेताओं का पलायन है, उससे एक बात तो स्पष्ट होती दिख रही है कि अब कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे दिन कम से कम आते हुए तो नहीं दिख रहे। 29 नहीं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शायद 34 या 47, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी कांग्रेस को, अगर कांग्रेस ने अपने आप को नहीं बदला। आगे एक बड़ी स्टोरी आपके सामने रखते हैं। एक ऐसे नेता की बात करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा दमखम रखती थी। चढ़गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, यह नारा याद है आपको? बहुत सारे लोग होंगे जिनको याद नहीं होगा, क्योंकि यह नारा आज से 10 साल पहले बड़ा बुलंद हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पंजाब और उसके साथ साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी, जयपुर तक इसकी गूंज आने लगी थी। हम बात कर रहे हैं बीएसपी। बीएसपी भी कांग्रेस के रास्ते पर चलते हुए शायद कांग्रेस से भी ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार तो बहुत पहले से जाता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं बीएसपी की बात कर रहा हूं, क्षमा चाहता हूं आपसे। बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, जिसके अध्यक्ष मायावती हैं, लगातार ऐसा लग रहा है जैसे कि बीएसपी का ग्राफ सिर्फ नीचे की तरफ होता चला जा रहा है। 2017 में हमने आपको दिखाया कि वहां पर किस तरह की जमीनी लड़ाई थी और बहुजन समाज सर्व समाज के मुकाबले न सिर्फ खड़ा था बल्कि अपनी सरकार चला रहा था। आज मायावती 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर पूरे तरीके से इनएक्टिव दिखाई दे रही है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। मायावती अभी तक प्रचार के लिए चुनाव मैदान में कहीं नहीं उतरी है। हां, यह बात सही है कि उनका प्लान है कि वो 34 सभाएं करेंगी, 34 सभाओं को संबोधित करेंगी। लेकिन ये वही मायावती है जो कि एक जमाने में 5-5 महीने, 6-6 महीने पहले अपना कैंपेन शुरू कर देती थी।
ये वही बीएसपी है जिसके उम्मीदवारों की घोषणा 2-2 साल पहले हो जाया करती थी। आज अभी तक मायावती अपने घर से बाहर निकली नहीं। मायावती के मुकाबले जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखें, योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन कम से कम 3 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अलग अलग जिलों में यह भी जनसभाएं कर रहे हैं। 2 से 3 जनसभाओं को प्रतिदिन ये भी संबोधित कर रहे हैं। लेकिन बीते 20-25 दिन में मायावती ने कोई रैली नहीं की है, कोई जनसभा को संबोधित नहीं किया है। दरअसल ऐसा लग रहा है कि मायावती ने पूरी चुप्पी साध रखी है। बताया जा रहा है कि पहले चरण के मतदान यानी कि 19 अप्रैल के ठीक 5 दिन पहले वो अपनी पहली सभा को संबोधित करेंगे। क्या वाकई में आज स्थिति यह हो गई है? सवाल यह उठता है कि आखिरकार मायावती चुनाव प्रचार से अपने आप को क्यों बैकफुट पर रख रही है? 2020 के बाद से मायावती बाहर बहुत कम निकलती है। विधानसभा चुनाव जो कि 2022 में हुए थे, उसमें भी उन्होंने अपनी भूमिका बहुत सीमित रखी थी। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश में ही अगर हम बात करें तो दलितों की तकरीबन 66 उपजातियां हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में दलित आबादी तकरीबन 22% है और इस 22% दलित आबादी का 50% जाटव बिरादरी है और इसी बिरादरी से मायावती आती है। जाटव बिरादरी हमेशा मायावती का कंसोलिडेटेड वोट बैंक रहा है, लेकिन आज ये कोर वोटर जो बीएसपी का है वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। बीते 15 सालों में बीएसपी का जो वोट शेयर है उत्तर प्रदेश में वो 30% से घटकर 12% हो चुका है। बीएसपी अपने इतिहास में 40 सालों के इतिहास में सबसे बुरे दौर को देख रही है। बीएसपी ने अभी तक 80 सीटों के उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों के लिए सिर्फ 37 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इसमें पिछले बार के चुनाव में जीते 10 सांसद में सिर्फ 1 सांसद को दोबारा प्रत्याशी बनाया जा रहा है। बीएसपी का जो वोट शेयर है वो भी लगातार घटता जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, बीएसपी की जैसा कि हम आपको बता रहे थे, बीएसपी की आमतौर पर जो योजना होती थी वो उम्मीदवारों की घोषणा बहुत पहले कर दिया करते थे, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश में 20.7% दलित आबादी में से 14 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जिसमें आरक्षण है, जिसमें शेड्यूल कास्ट आरक्षित है और 86 सीटें हैं शेड्यूल कास्ट की जो कि आरक्षित है विधानसभा में। 2014 तक मायावती का यही नारा होता था, वोट हमारा राज तुम्हारा, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन आज मायावती कहीं दिखाई नहीं देती। आइए जरा अब आपको आंकड़ों के आधार पर समझाएं कि किस तरीके से बीएसपी का जनाधार खिसकता चला जा रहा है। 2017 में 87% जाटव वोट बीएसपी को मिला था। 2022 के विधानसभा के चुनाव में यह घटा और 65% हो गया। 2024 के चुनाव में ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जाटव वोट जो कि पूरी दलित आबादी का आधा से भी ज्यादा है, वो मायावती तक सिर्फ 50% ही पहुंचने वाला है। जरा सोचिए, एक ऐसी पार्टी जो कि दलित वोट बैंक का 30% एक जमाने में यानी कि 2007 में हासिल कर रही थी और अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में चला रही थी, आज 2022 में वो वोट शेयर घटकर 12% हो चुका है और अब एक तरह से बुरी स्थिति है। 2007 में मायावती ने जब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया था और 5 साल अपनी सरकार चलाई थी, उत्तर प्रदेश में 206 विधायक मायावती के साथ थे, लेकिन आज विधानसभा में भी बीएसपी के विधायक गिने चुने ही रह गए हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बीएसपी ने जो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त ली थी 90 और उसके बाद 2000 के शुरुआती 10 साल में, ये पूरी बढ़त आज खत्म हो चुकी है। एक वक्त था जब कांशीराम ने बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए बीएसपी का गठन किया था। 1984 में इस पूरे मामले को लेकर और बहुजन समाज को राजनीति में प्रतिनिधित्व दिलाने को लेकर कांशीराम ने चुनावी रणनीति का इख्तियार किया था। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद बीएसपी अपना खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन 1989 में कांशीराम ने
वीपी सिंह के खिलाफ इलाहाबाद से चुनाव लड़ा। हालांकि वो नहीं जीत पाए, लेकिन बिजनौर की सीट बीएसपी ने जीती और यहां से खाता खुला बीएसपी का और मायावती फिर लोकसभा पहुंची थी। उसके बाद से मायावती का जलवा उत्तर प्रदेश में हर किसी ने देखा। 3 बार मुख्यमंत्री बनी। हम सब जानते हैं कि गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था, और उसके बाद 2007 से लेकर 2012 तक मायावती ने उत्तर प्रदेश में खुद की अपनी सरकार बनाई और लोकसभा में कई बार यूपीए सरकार को मदद भी दी और कई बार पटकनी भी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मायावती ने न सिर्फ चुनावी राजनीति से अपने आप को एक तरह से अलग कर लिया है, बल्कि बहुजन समाज का अस्तित्व भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब बहुजन वोट किसके पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 2017 में, माफ कीजिएगा, अभी 2017 में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के जो कोर वोट बैंक था उसमें अच्छी खासी सेंध लगाई थी, और 2019 में भी बीएसपी के वोट बैंक में समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ी सेंध लगाई थी। लेकिन सबसे बड़ी सेंध आखिरकार किसने लगाई? बीएसपी के वोट बैंक में। बीएसपी के वोट बैंक में बीजेपी ने सबसे बड़ी सेंध लगाई है, और बड़े पैमाने पर दलितों का एक गुट, जो कि अगर आज आप देखें तो दलित आबादी जो कि 20% से ज्यादा है, 22% के आसपास है उत्तर प्रदेश में, इसके तकरीबन 50% पर आज भारतीय जनता पार्टी का आधिपत्य है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में 2014 में और 2019 में कामयाबी हासिल की, इसमें इस वोट बैंक का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीएसपी के विघटन से आज अगर किसी को सबसे बड़ा फायदा हुआ तो वो है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या मायावती अपनी चुप्पी के साथ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूती प्रदान करती रहेंगी? कम से कम 2024 के इस लोकसभा चुनाव में यही सच दिखाई दे रहा है। आइए अब अपनी अगली स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और इसमें हम बात करने जा रहे हैं एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से ताल ठोककर 2019 की तर्ज पर 2024 में भी उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी के एमआईएम को लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा उत्साह 2019 में देखने को नहीं मिला था। 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी ने कोई कमाल नहीं दिखाया, उनकी पार्टी ने भी कोई कमाल नहीं दिखाया। असदुद्दीन ओवैसी साहब का यह मानना है कि इस मुसलमान समाज के पास उनका खुद का कोई नेता नहीं है। मुसलमान समाज ने कांग्रेस पर भरोसा किया, समाजवादी पार्टी पर भरोसा किया, कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। मुसलमान समाज को अब अपने नेताओं पर भरोसा करना चाहिए, समाज पर भरोसा करना चाहिए, और उसके आधार पर अपने वोट का निर्धारण करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों को मुसलमान समाज बहुत गंभीरता से नहीं लेता। इसकी कई वजह हो सकती हैं, इस पर हम एक बार अलग से विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम आपको यह बताना चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहीं कोई खास प्रभाव कम से कम उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहा। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम के 95 प्रत्याशी मैदान में थे। कुल वोट शेयर 4.5% के आसपास मिला, और 94 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि एमआईएम आखिरकार अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारती क्यों है। हम आपको कुछ सीटें यहां पर अभी दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स पर आप देखिए, और आप देखिए संभल, ये ऐसा इलाका है जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी है, 35% से ज्यादा, 21,000 वोट एमआईएम को मिले थे विधानसभा के चुनाव में। उसके बाद हम मुरादाबाद की बात करते हैं, वहां पे असमोली में 13,000 वोट मिले। मुरादाबाद में ही दूसरे विधानसभा सीट की बात करते हैं, कुर्दरकी में, यहां पे 14,000 वोट मिले। फिरोजाबाद, जिसमें तकरीबन 50% के आसपास मुसलमान आबादी है, वहां पर एक विधानसभा में इनको 18,000 वोट मिले। प्रतापगढ़ में 11,000 वोट मिले। उतरौला सीट में, बलरामपुर में 12,000 वोट मिले। तो इस तरह से जब वोट शेयर इनको मिल रहा है तो जाहिर सी बात है उम्मीदवारों में कहीं कोई जोश नहीं है, और मुसलमान समाज एमआईएम पर भरोसा नहीं करता। ऐसे में जब विधानसभा की सीटों में नंबर ही नहीं आए तो आखिरकार क्यों? सवाल यह है कि क्या एमआईएम
अपने लिए चुनाव लड़ रहा है या दरअसल समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहा है? अगर आप देखें तो ब्रॉड पिक्चर क्या दिखाई देती है? ब्रॉड पिक्चर यहां पर यही दिखती है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एमआईएम के जरिए समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहां जहां असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती है, वहां पर मुस्लिम वोट में बंटवारा होता है और वहां पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचता है। जैसे कि हम आपके सामने कुछ सीटों की बात करते हैं। कम से कम 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर हार और जीत का अंतर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच विधानसभा के चुनाव में उतना ही रहा या उससे कम रहा जितने वोट एमआईएम के खाते में मिले थे। अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब ये सीटें, उतनी ही सीटें जिससे समाजवादी पार्टी हारी, वो सीटें अगर एमआईएम के पास पहुंच जा रही हैं तो फायदा बीजेपी को है। ऐसे में अगर यह आरोप लगाया जाता है उत्तर प्रदेश में कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो दिखती है इसमें। जैसे बाराबंकी की सीट की बात कर लेते हैं। बाराबंकी सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 217 वोट से हारे। एमआईएम को यहां पर मिले 8,541 वोट। अगर ये वोट एमआईएम को नहीं पड़े होते तो जाहिर सी बात है ये वोट समाजवादी पार्टी को पड़े होते, या इसमें से कुछ न कुछ तो पड़ा ही होता और समाजवादी पार्टी को यहां जीत मिल सकती थी। सहारनपुर की नुक्कड़ की एक मुस्लिम बहुल सीट है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने 315 वोट की वजह से यहां पर अपनी हार दर्ज की। एमआईएम को यहां 3000 से ज्यादा वोट मिले थे। यही हाल जौनपुर में था। 500 वोटों से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहां पर हारे और एमआईएम को 8000 से भी ज्यादा वोट यहां पर मिले। तो इस तरह से आंकड़े हम आपके सामने कई प्रस्तुत कर सकते हैं। ये एक राजनीति का आजमाया हुआ फॉर्मूला है। अगर आपको लगता है कि आपके विरोध में खड़े उम्मीदवार ताकतवर हो सकते हैं, उनके पास डेडिकेटेड वोट बैंक हो सकता है, तो फिर उस वोट बैंक से संबंधित कुछ ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतार दो ताकि उनका वोट बैंक बढ़ जाए। गुजरात में इस रणनीति को मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने, जब वो गुजरात में काम करते थे और सरकार में थे, उस वक्त बखूबी इस्तेमाल किया था, जिसके जरिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पूरे तरीके से सिरे से उखाड़ दिया था। कुछ यही रणनीति अमित शाह जी ने 2014 में उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल की थी और 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी के सुपड़ा साफ हो गया था। कांग्रेस का हाल तो बुरा था ही और बीएसपी भी कहीं खड़ी नहीं थी। आज 2019 में इसका हम प्रमाण देख चुके हैं और अब 2024 में भी ये बड़े पैमाने पर प्रमाण सामने दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो यही बताती है। आपके सामने कुछ और आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं उसमें 17 सीटों पर चुनाव हुए थे। एमआईएम ने 9 जगहों पर अपने प्रत्याशी उतारे, 8 जगहों पर एमआईएम के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। तो इस तरह से जब आप जानते हैं कि स्थिति क्या है तो फिर स्पष्ट हो जाता है कि जो रणनीति है वो साफ है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक नारा बार बार रहता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमान समाज से कहते हैं कि आपको अपने नेताओं को चुनना पड़ेगा, कौम को, अक़लियत को अपने नेताओं पर ही भरोसा होना चाहिए। और यही वजह है कि आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर देखते हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा में 288 सीटें हैं, 1.3 करोड़ मुस्लिम मतदाता हैं महाराष्ट्र में। 40 सीटों पर ऐसा प्रभाव है मुस्लिम मतदाताओं की कि वहां पर वो सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। उन 40 में से सभी सीटों पर और उसके अलावा 4 और सीटों पर यानी कि 44 सीटों पर एमआईएम ने अपने प्रत्याशी उतारे और वोट मिले 7.5 लाख। और ऐसे में 15 सीटों के रिजल्ट को एमआईएम की वजह से विपक्ष जो वहां पर बीजेपी और शिवसेना कंबाइन है उसको जीतने में फायदा मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार ये क्या है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही है साहब। बिहार में विधानसभा में 243 सीटें हैं। 49 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं, खास करके सीमांचल क्षेत्र में। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहां 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। 5 प्रत्याशी, 5 एमआईएम के उम्मीदवार जीते
और इन जगहों पर हार किसकी हुई? आरजेडी और कांग्रेस के जो नेता थे, जो उम्मीदवार थे, उनकी हार हुई। और इस आधार पर आप देखिए कि बिहार में भी एमआईएम ने भारतीय जनता पार्टी का काम ही आसान किया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में यहां पर स्थिति काफी बेहतर होती दिखाई दे रही है। तो अब क्या स्थिति है? ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी एमआईएम अल्पसंख्यक वोट बैंक को वोट कटवा के तौर पर ही ज्यादा टारगेट करते हुए दिखाई देंगे। वोट कटवा एक नया टर्मिनोलॉजी है जो कि आजकल बिहार और उत्तर प्रदेश से होता हुआ राष्ट्रीय टेलीविजन पर भी काफी जगह बात कर रहा है। आइए बात करते हैं उन दो राज्यों की जहां भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना बहुत दमखम लगा रही है। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी एक तरह से अपने पीक पर पहुंच चुकी है। कई ऐसे लोकसभा हैं जो कि राज्यों की हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य की सभी लोकसभा सीटें जीत रखी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास आगे बढ़ने का रास्ता दक्षिण में है, और खास करके दो राज्य तमिलनाडु और केरल। यहां भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए आसमान है। केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए मिशन साउथ इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए हम आपके सामने 2019 के भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस तमिलनाडु और उसके साथ साथ केरल के प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु का आंकड़ा, सीटें 39 हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसमें एक भी सीट नहीं मिली, वोट शेयर 3.71। केरल में 20 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक भी सीट हासिल नहीं की। केरल में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर रहा 15.64%। अब सबसे पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु। 2019 में जो डीएमके का परफॉर्मेंस है वो जबरदस्त रहा है। 2019 में डीएमके ने 38 सीटों पर जीत हासिल की, 53.15% वोट शेयर था, और एक सीट एमडीएमके प्लस को मिला था, जो कि अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में नहीं था और इसका बहुत फायदा भी नहीं हुआ था। 2019 में भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इससे बहुत खास फायदा भी नहीं हुआ। 2024 में एडीएमके और बीजेपी ने अपना तालमेल नहीं बिठा पाने की वजह से अलग अलग चुनाव लड़ना मुनासिब समझा है, इसलिए तमिलनाडु में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। तमिलनाडु में असल में वो मुद्दे कौन कौन से हैं जो हावी हो रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ तमिलनाडु में भुनाया जा रहा है डीएमके के सरकार के द्वारा, वो है तमिलनाडु में जो जबरदस्त बाढ़ आई थी, उसके बाद दिल्ली से बहुत ज्यादा केंद्रीय मदद नहीं मिलना। ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसके साथ साथ तमिलनाडु ने यह आरोप भी लगाया है कि केंद्र सरकार, जो केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का बंटवारा होता है, उस बंटवारे में तमिलनाडु के साथ भेदभाव किया जाता है। जो यंग वोटर्स हैं तमिलनाडु में, डीएमके की सरकार ने इस बात को उन्हें समझाने में काफी वक्त लगाया और इसके आधार पर उन्हें काफी फायदा भी हो रहा है कि जो नीट एग्जाम है इसमें बड़ा गड़बड़ झाला है। इस नीट एग्जाम के गड़बड़ झाले को केंद्र सरकार की विफलता के तौर पर प्रस्तुत करके लोगों के बीच में इस बात को बैठाया गया, जमाया गया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि तमिलनाडु के नौजवानों को नौकरी मिले। इसके साथ साथ आपने देखा होगा स्टालिन, जो कि डीएमके के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्होंने एक ईंट पर एम्स लिखा था, क्योंकि मदुरई में 10 साल पहले 2014 में एम्स बनाए जाने की घोषणा की गई थी। अभी तक एम्स की नींव भी नहीं रखी जा सकी। इस ईंट के साथ उन्होंने अपने विरोध के स्वर को बुलंद किया था, और उसके साथ साथ उनके बेटे उदयनिधि ने भी ऐसा ही कुछ अंत किया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्र सरकार को लेकर एक अलग ही रोष पैदा करने में डीएमके काफी सफल रहा है, और इसके साथ साथ डीएमके इस मुद्दे को बार बार वहां पर भुनाता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत की पार्टी है, एक हिंदू बहुल पार्टी है जो कि ब्राह्मणों को तरजीह देती है। तमिलनाडु में तकरीबन 70% ओबीसी कास्ट है, जिसकी वजह से ब्राह्मणों को लेकर जबरदस्त विरोध रहा है, और इसकी वजह से आपको समझना बहुत आवश्यक है कि क्या स्थिति होती है। डीएमके और कांग्रेस का अलायंस यहां पर इस बार अभी काफी मजबूत दिखाई दे रहा है, और आसार है कि शायद मेजॉरिटी सीट्स उनके पास पहुंचे।
एआईडीएमके इस बार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी जो कि तीसरे गठबंधन के साथ मौजूद है, अभी देखा जाए तो ताकत तो पूरी लग रही है, लेकिन शायद वो अपने आप को एक बड़ी ताकत के तौर पर यहां उपस्थित न कर पाए। लेकिन वोट शेयर 15% है। अगर ये वोट शेयर बढ़ता है तो हो सकता है कि तमिलनाडु में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर हो सकती है। तमिलनाडु की जो ये स्थिति है, इसके बाद अब हम बात करते हैं केरल की। केरल में 20 सीट है और केरल में जो सीटों का बंटवारा है लोकसभा का, वो आमतौर पर 2 गठबंधन में होता है, यूडीएफ और एलडीएफ। यूडीएफ के पास इस बार 19 सीटें, यानी कि 2019 में उन्होंने 19 सीटें जीती थी। वोट शेयर था 47.5%। एलडीएफ को 36.3% वोट शेयर था, लेकिन सीट मिली 1। एनडीए के पास, यानी कि बीजेपी और गठबंधन के पास 15.6% का वोट शेयर था, एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई। आमतौर पर तमिलनाडु में बाइपोलर ही चुनाव हुआ करता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर काफी जोर डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई यात्राएं की हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 6 सीटों को ए कैटेगरी सीट माना है और पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने वोट शेयर हासिल किए थे 15%, इस बार बीजेपी का टारगेट है कि वो उसे कम से कम 25% पर ले जाएगी। तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर ये 2 सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त अपना जोर लगा रही है। तिरुवनंतपुरम सीट पर राजीव चंद्रशेखर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनको उतारा गया है। यहां पर उनके विरोध में कांग्रेस के प्रत्याशी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर निकल कर आ रही है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को तिरुवनंतपुरम पे 32% का वोट शेयर हासिल हुआ था। इस बार 2019 में ये 31% के आसपास था, लेकिन उम्मीद है कि इस बार ईसाइयों को अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में कर लेती है तो शायद भारतीय जनता पार्टी इस बार वहां पर जीत हासिल कर ले। इसके साथ साथ आइए अब आपको हम त्रिशूर की बात कर लें। त्रिशूर में भी बहुत अच्छी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की आ सकती है और वो इसलिए क्योंकि इस बार त्रिशूर में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने अच्छे उम्मीदवारों को सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज भी वहां पर जबरदस्त है और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी केरल में शायद 2 सीट या 3 सीट तक हासिल कर ले। अगर तमिलनाडु और केरल में भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोलने में सफल होती है और 3 से 8 सीटों को प्राप्त करने में सफल होती है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इसे और किसी तरीके से देखा नहीं जा सकता।